नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस पुस्तक के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इस छठे अध्याय का नाम था सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। और इस अध्याय में अब तक हम 3 भाग पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस अध्याय का चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो चौथा भाग है ये संबंधित है राष्ट्र, राज्य एवं धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचाने। तो सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में राष्ट्र राज्य की अवधारणा हमने समझी थी। तो राष्ट्र राज्य में धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचाने किस प्रकार प्रभावित करती हैं, उसकी कार्यशैली को या अन्य सभी चीज़ों को, यह चर्चा हम आज के भाग में करने वाले हैं। तो धार्मिक समुदायों और धर्म आधारित पहचानों के मुद्दे, यदि हम बात करें कि जो धर्म आधारित पहचान है उससे संबंधित क्या मुद्दे हमारे देश में व्याप्त हैं, तो एक मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता का। तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, धर्म से संबंधित है कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता क्या है, कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और कैसे यह मुद्दा हमारे देश में चीज़ों को प्रभावित करता है। और दूसरा मुद्दा है अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक का। निश्चित ही धर्म के आधार पर हमारे देश में 2 समुदाय उत्पन्न होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय, और उन दोनों समुदायों के मध्य किस प्रकार की अंतःक्रिया रहती हैं या क्या चीज़ें इनकी अंतःक्रिया को, संबंधों को प्रभावित करती हैं, ये सारी चर्चा हम आज करेंगे। अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण की। भारतीय राष्ट्रवाद में प्रभावशाली प्रवृत्ति समावेशात्मक और लोकतंत्रात्मक दृष्टि द्वारा चिन्हित रही। तो भारतीय राष्ट्रवाद की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर समावेशात्मक और लोकतंत्रात्मक दोनों दृष्टियों से कार्य किए गए हैं। इस दृष्टि को समावेशात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विविधता और बहुलता को मान्यता दी जाती रही है। तो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद की दृष्टि समावेशात्मक इसलिए कही जाती है क्योंकि हमारे देश में विविधता और बहुलता दोनों को स्वीकारा जाता है। और लोकतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यह भेदभाव और अपवर्जन को नकारती है। और लोकतंत्रात्मक दृष्टि क्यों कही जाती है? इसलिए क्योंकि भेदभाव और अपवर्जन को यहाँ अस्वीकार किया जाता है या इसे नकारा जाता है। और यह एक न्यायपूर्ण एवं साम्यिक यानी उचित समाज की स्थापना करती है। साथ के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद की नीतियाँ वास्तव में एक न्यायपूर्ण एवं साम्यिक यानी उचित प्रकार के समाज की स्थापना का प्रयास करती है। लोग शब्द को अपवर्जक दृष्टि से धर्म, निर्जातीय, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किसी विशेष समूह के प्रसंग से नहीं देखा गया है। तो भारतीय संविधान में जब लोग शब्द को उपयोग किया गया है तो इस लोग शब्द को हम भारत के लोग कहा गया है और इसे किसी भी अपवर्जक दृष्टि से यानी धर्म, निर्जातीय, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। मानवतावादी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रभावित किया और अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद के कुशल पक्षों पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अग्रणी महानुभावों द्वारा व्यापक रूप से टीका टिप्पणी की गई। तो मानवतावादी विचारों ने हमारे देश के राष्ट्रवादियों को काफी प्रभावित किया और अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद का जो विचार है उस अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद के विचार पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े महानुभावों ने टीका टिप्पणी की या अपने विचार प्रस्तुत किए। अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद की बुराइयों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। तो अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद कैसे गलत है, कैसे बुरा है, इस पर रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे, आइए देखते हैं। जहां पाश्चात्य राष्ट्रवाद की भावना का
बोलबाला हो तो सभी लोगों को बचपन से ही घृणा करना और महत्वाकांक्षाओं का पोषण करना तमाम तरीकों से सिखाया जाता है। तो हमारा देश जहाँ पाश्चात्य राष्ट्रवाद की भावनाओं का बोलबाला रहा है, वहाँ सभी लोगों को बचपन से घृणा करना और महत्वाकांक्षाओं का पोषण करना, यानी सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना सिखाया जाता है। जैसे इतिहास में अर्ध सत्यों और असत्यों को गढ़कर, और उसका एक उदाहरण है कि इतिहास में असत्य और अर्ध सत्यों को लिखा जाता है या रखा जाता है। अन्य प्रजातियों के बारे में लगातार मिथ्या निरूपण करके, और इसी के साथ अन्य प्रजातियों के बारे में मिथ्या निरूपण किया जाता है, यानी उनके बारे में झूठ या गलत विचार रखे जाते हैं और उनके प्रति प्रतिकूल भावनाओं की संस्कृति बनाकर, साथ ही साथ उन अलग प्रजाति के लोगों के प्रति एक प्रकार की प्रतिकूल संस्कृति की भावना रखी जाती है, यानी उनकी संस्कृति हमसे बिल्कुल उलट है ऐसी भावना रखी जाती है। कभी क्षण भर के लिए भी यह न सोचें कि जो चोट आप दूसरी प्रजातियों को पहुंचाते हैं वह आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो टैगोर का कहना है कि कभी भी आप यह न सोचें कि जो चोट आप दूसरी प्रजातियों को पहुंचा रहे हैं वह आपको प्रभावित नहीं करेगी, अथवा जो वैमनस्य के बीज आप अपने घरों के चारों ओर बोते हैं वे आने वाले संपूर्ण समय के लिए रक्षा की दीवार बनकर आपकी रक्षा करेंगे। तो जो शत्रुता या वैमनस्य के बीज आप अपने चारों ओर बोते हैं, यानी सभी लोगों के लिए मिथ्या निरूपण या नकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं, तो ये वास्तव में आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे। संपूर्ण जन समुदाय के मन में अपनी श्रेष्ठता का असामान्य दंभ भरना, अपनी नैतिक निर्दयता और गलत तरीकों से जमा की गई दौलत पर गर्व करना। तो संपूर्ण जन सामान्य के मन में यह भरना कि हम श्रेष्ठ हैं और उसके अलावा अपनी नैतिक निर्दयता द्वारा, यानी नैतिक रूप से गलत काम करके और साथ के साथ अलग अलग गलत तरीकों से जो जमा की गई दौलत है उस पर गर्व करना सिखाना, युद्ध के जरिए जीते गए विजयोपहारों के प्रदर्शन द्वारा विजित राष्ट्रों को सदैव अपमानित करना और बच्चों के मन में दूसरों के प्रति अवमानना के भाव भरने के लिए इन विद्यालयों का इस्तेमाल करना पश्चिम की नकल करना है। तो युद्ध में जो भी जीता गया है, जो भी विजयोपहार प्राप्त हुए हैं, उनका दिखावा करना, प्रदर्शन करना और जिन राष्ट्रों पर आपने विजय पाई है उन राष्ट्रों को अपमानित करना और बच्चों के मन में दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव या अवमानना, अनादर का भाव भरना और इन सब कार्यों के लिए विद्यालयों का उपयोग करना जो है पश्चिम की नकल करना है, जहां मानवता के घावों से सड़ांध आ रही है। तो टैगोर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मानवता को घाव लगे हैं और इन मानवता के घावों से सड़ांध आ रही है। स्रोत ऑन नेशनलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर 1917, पुनः मुद्रण 1930, मैकमिलन मद्रास। तो ये जो विचार हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, जो कि उनकी पुस्तक ऑन नेशनलिज्म में 1917 में उन्होंने प्रस्तुत किए और फिर इसका पुनः मुद्रण किया गया 1930 में। समावेशात्मक राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाने के लिए तत्संबंधी विचारधारा को संविधान में स्थान देना पड़ा। तो हमारे देश में समावेशात्मक राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रकार की तत्संबंधी विचारधारा, यानी उससे संबंधित विचारधारा को संविधान में भी स्थान दिया गया। प्रभावशाली समूह में यह मानकर चलने की अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति होती है कि उनकी संस्कृति, भाषा अथवा धर्म राष्ट्र राज्य की संस्कृति, भाषा या धर्म के समान है। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि जो भी प्रभावशाली समूह होता है या बहुसंख्यक समूह होता है, उनमें यह मानकर चलने की एक बड़ी अत्यंत गहरी प्रवृत्ति होती है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है या उनका जो धर्म है वह राष्ट्र राज्य की संस्कृति, भाषा और धर्म के समान है।
किंतु एक मजबूत और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए सभी समूहों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो एक मजबूत लोकतंत्र तभी बन पाता है जब सभी समूहों और खासकर अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है और इस प्रकार के संवैधानिक प्रावधान बनाए जाते हैं। अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं इसका सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और ज़्यादा महत्व है। इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का कुछ भाव निहित होता है। यदि हम समाजशास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये जो अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण है वह सिर्फ संख्यात्मक विशिष्टता के आधार पर नहीं होता है, यानी सिर्फ हर लोग जो संख्या में कम हैं उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाता है, बल्कि यहाँ अधिक महत्वपूर्ण जो दर्जा देने का तरीका है वो है असुविधा या हानि का कुछ भाव जो उन लोगों को भुगतना पड़ा है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकों जैसे अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। तो समाजशास्त्र की दृष्टि से ऐसे अल्पसंख्यक लोग जो कि काफ़ी धनवान हैं उन्हें अल्पसंख्यक की गिनती में नहीं रखा जा सकता, और यदि उल्लेख करना ही हो तो उनके साथ कोई विशेषक जोड़ दिया जाता है, जैसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक। यदि उन धनवान लोगों का जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं उल्लेख करना आवश्यक हो तो उनके लिए कुछ विशेषण उपयोग में लिया जाता है, जैसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक। जब अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग विशेषक के बिना किया जाता है तो सामान्यतः इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत छोटे लेकिन साथ ही सुविधा वंचित समूह से होता है। जब भी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग विशेषक के बिना ही किया जाता है, यानी कोई अलग से विशेषक नहीं लगाया जाता, तो उसका अभिप्राय ये होता है ऐसे समूह जो अपेक्षाकृत छोटे हैं लेकिन साथ के साथ वे सुविधा वंचित रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय भाव यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और उससे संबंध होने का प्रबल भाव होता है। यदि हम अल्पसंख्यक शब्द के इस समाजशास्त्रीय अर्थ को या भाव को समझ रहे हैं तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अल्पसंख्यक समूह होते हैं वे एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी उन्हें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और साथ के साथ उस समूह से संबंधित होने की एक प्रबल भावना उनको जोड़े रखती है। यह भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर अपने ही समूह के प्रति निष्ठा और दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। गिडेंस 2001। तो यह जो भाव है कि हम उस समूह विशेष से जुड़े हैं, यह भाव हानि या असुविधा से जुड़ा है। तो इस प्रकार की हानि, असुविधा जिसके साथ साथ कोई विशेष समूह पूर्वाग्रह और भेदभाव का भी शिकार होता है, उसके कारण उस समूह विशेष के लोगों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा और दिलचस्पी बढ़ जाती है। ये विचार गिडेंस द्वारा प्रस्तुत किए गए। कोई अल्पसंख्यक समूह किसी एक अर्थ में तो सुविधा वंचित कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। यह भी संभव है कि कोई अल्पसंख्यक समूह जो है उसे किसी एक संदर्भ में एक अर्थ में सुविधा वंचित कहा जाए, लेकिन अन्य अर्थ में वो सुविधा वंचित ना हो। इसलिए उदाहरण के लिए पारसियों या सिखों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत संपन्न हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी सांस्कृतिक अर्थ में सुविधा वंचित हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं की विशाल जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या कम है। तो इस बात का उदाहरण हमें हमारे देश में पारसियों और सिखों जैसे जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी स्थिति से मिलता है कि
ये लोग आर्थिक दृष्टि से तो काफ़ी संपन्न हैं, लेकिन सांस्कृतिक अर्थ में ये भी सुविधा वंचित हो सकते हैं। और उसका कारण यह है कि देश में हिंदुओं की विशाल जनसंख्या है और उसकी तुलना में इनकी संख्या कम है, तो इनका सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व उतने बेहतर रूप से नहीं हो पाता। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो बहुसंख्यक वर्ग का जो जनसांख्यिकीय प्रभुत्व है, यानी उनकी बड़ी जनसंख्या है, इसके कारण धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक जो हैं उन्हें एक प्रकार के विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। लोकतंत्रात्मक राजनीति में संख्यात्मक बहुमत को चुनावों के जरिए राजनीतिक शक्ति में संपरिवर्तित कर लेना सदा संभव होता है। तो यदि हम लोकतंत्रात्मक राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी संख्यात्मक बहुमत है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों में जिनकी संख्या है, उन्हें एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित कर लेना सदैव ही संभव होता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का तुलनात्मक आकार और वितरण। तो हमारे देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों का क्या तुलनात्मक स्थिति है, क्या वितरण है, आइए देखते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, भारत में हिंदुओं का बहुमत अत्यधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी लगभग 96.6 करोड़ है, जो देश की संपूर्ण जनसंख्या का 80% है। हिंदुओं की जनसंख्या सभी अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों की सम्मिलित जनसंख्या से लगभग 4 गुना बड़ी है और सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों से लगभग 6 गुना बड़ी है। तो भारत में यदि हम हिंदुओं का बहुमत है ये जानते हैं और साथ के साथ उनकी जो जनसंख्या का आकार है उसे समझना चाहें तो 2011 की जो जनगणना हुई वहाँ इनकी जनसंख्या लगभग 96.6 करोड़ प्राप्त हुई। इसके अलावा यह देश की संपूर्ण जनसंख्या का उस समय 80% थी। साथ के साथ यदि हम तुलना करते हैं तो जितने भी अन्य धर्मावलंबी हैं या जो अन्य अनुयायी हैं अन्य धर्मों के, उनकी तुलना में हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी संख्या उनसे लगभग 4 गुना बड़ी है। यानी अन्य सभी धर्मों के लोगों की जनसंख्या को मिला लिया जाए तो भी हिंदुओं की जनसंख्या उन सभी से 4 गुना अधिक है। और देश में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है मुसलमान समुदाय, उनकी तुलना में भी हिंदुओं की जनसंख्या 6 गुना बड़ी है। लेकिन यह तथ्य भ्रामक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हिंदू लोग एक समजातीय समूह नहीं है बल्कि वे अनेक जातियों में बटे हैं। वैसे अन्य सभी प्रमुख धर्मों में भी भिन्न भिन्न सीमा तक जातियां होती हैं। अब तक मुसलमान समुदाय ही भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है। सन 2011 में उनकी संख्या 13.8 करोड़ यानी संपूर्ण जनसंख्या का 14.2% थी। तो ये जो आंकड़े हमने देखे ये भ्रामक भी सिद्ध हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि जो हिंदू जनसंख्या है यह समजातीय नहीं है। हिंदू जनसंख्या अनेक समूहों में बटी है, अनेक जातियों में बटी है और इसी प्रकार अन्य जो धर्म हैं उनमें भी भिन्न भिन्न जातियां पाई जाती हैं। यदि हम मुसलमान समुदाय की बात करें जो कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है, तो 2011 में इनकी संख्या थी 13.8 करोड़ यानी कि संपूर्ण जनसंख्या का 14.2%। वे देश में सर्वत्र फैले हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में वे बहुसंख्यक हैं और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में उनके काफ़ी बड़े अंतर्निवास हैं। तो ये मुसलमान जो धर्म के लोग हैं ये देश में सर्वत्र फैले हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में ये बहुसंख्यक हैं और उसके अलावा विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में भी इनकी बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ईसाइयों की जनसंख्या 2.7 करोड़ यानी संपूर्ण जनसंख्या का 2.3% है और वे सर्वत्र फैले हुए हैं। यदि हम ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या देखें तो इस धर्म के लोगों की संख्या 2.7 करोड़ है जो कि कुल जनसंख्या का 2.3%
3% हैं और ये लोग भी देश में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। अलबत्ता पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में उनके आंतरनिवास काफ़ी बड़े हैं। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर में और दक्षिणी राज्यों में उनके जो निवास स्थान हैं वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तीनों ईसाई बहुल राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं। नागालैंड 88%, मिजोरम 8%, मेघालय 74.5% और गोवा 25%। तो ये ऐसे राज्य हैं जिनमें ईसाइयों की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। और केरल 18.4% में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ईसाई लोग रहते हैं। तो इन सभी राज्यों में बड़ी संख्या में ईसाई लोग रहते हैं। सिख धर्मावलंबियों की जनसंख्या 1.7% यानी 2.1 करोड़ है। वैसे तो वे देश के सभी भागों में फैले हुए हैं, पर उनका विशेष जमाव पंजाब में है, जहां वे बहुसंख्यक यानी लगभग 58% हैं। तो जो सिख धर्म के लोग हैं उनकी जनसंख्या लगभग कुल जनसंख्या का 1.7% है, जो कि लगभग 2.1 करोड़ के आसपास है। और यदि इनकी बात करें तो ये सिख समुदाय के लोग भी देश के सभी क्षेत्रों में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी सबसे अधिक जनसंख्या पंजाब में है और वहाँ पर ये बहुसंख्यक के रूप में मौजूद हैं। इसके अलावा और भी अन्य छोटे छोटे धार्मिक समूह हैं। बौद्ध जो 80 लाख हैं, लगभग 0.7%, जैन जो 45 लाख हैं, लगभग 0.4%, और अन्य धर्म एवं संप्रदाय लगभग 80 लाख यानी 0.7%। तो बौद्ध, जैन और उनके अलावा भी कुछ अन्य धर्म का पालन करने वाले लोग भी हमारे देश में मौजूद हैं। बौद्धों का सर्वाधिक अनुपात सिक्किम में 27% और अरुणाचल प्रदेश में 12% है, जबकि बड़े राज्यों में से महाराष्ट्र में बौद्धों का अनुपात सर्वाधिक यानी 6% है। तो यदि हम बौद्ध धर्म के लोगों की बात करें तो इनका जो सबसे ज़्यादा जमाव है वो है सिक्किम में, लगभग 27% जनसंख्या सिक्किम की। अरुणाचल प्रदेश में यानी अरुणाचल प्रदेश की लगभग 12% जनसंख्या। और बड़े राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में से महाराष्ट्र में इनकी जनसंख्या का अनुपात लगभग 6% है। जैनों का सर्वाधिक अनुपात महाराष्ट्र में 1.3%, दिल्ली और गुजरात 1% पाया जाता है। तो जैन जो समुदाय हैं या जो धार्मिक अनुयायी हैं उनकी कुल जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या महाराष्ट्र में, दिल्ली में और गुजरात में पाई जाती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लंबे वर्षों में भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की विविधता को मान्यता और आदर देने की अनिवार्य आवश्यकता को समझा। वास्तव में विविधता में अनेकता का मुहावरा भारतीय समाज के बहुल एवं विविध स्वरूप को समझने का एक सूत्र बन गया। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जब संघर्ष लंबे समय तक चला तो उसी दौरान भारतीय राष्ट्रवादियों ने विविधता को मान्यता दी, उसे आदर देने का जो आवश्यकता है उसको उन लोगों ने समझा कि जो भी अलग अलग प्रकार के समुदाय हमारे देश में हैं उन सब की भावनाओं को आदर दिया जाना चाहिए। और वास्तव में विविधता में एकता का जो मुहावरा हमारे देश के लिए लागू होता है, ये भारतीय समाज की जो बहुलता है, विविधता है, और इसको समझने के लिए एक बड़ा सूत्र बन गया कि हमारे देश में विविधता में एकता पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक विचार विमर्श पूर्ण सत्रों में अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएं हुई और अंततोगत्वा भारतीय संविधान में उन्हें अभिव्यक्ति मिली। जैदी 1984। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक विचार विमर्श पूर्ण सत्र हुए और उन सभी सत्रों के फलस्वरूप अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक अधिकारों पर कई सारी चर्चाएं की गई और इन चर्चाओं का ही परिणाम रहा कि अंततः भारतीय संविधान में इन सभी विविध समुदायों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त हुई और साथ के साथ अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकार भी प्रदान किए गए।
अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के विषय में डॉक्टर अंबेडकर के विचार। उन कट्टरपंथियों को जिनके मन में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विरुद्ध एक तरह का दुराग्रह घर कर गया है, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि वे कट्टरपंथी जिनके मन में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विरुद्ध एक दुराग्रह, एक नकारात्मक विचार घर कर गया है, उनसे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक यह है कि अल्पसंख्यक वर्ग एक ऐसी विस्फोटक शक्ति है जो यदि भड़क उठे तो राज्य की संपूर्ण रचना को तार-तार कर देगी। तो पहली बात तो ये कि अल्पसंख्यक वर्ग एक विस्फोटक शक्ति है और ये अगर भड़क गया तो राज्य की जो संरचना है उसको यह तार-तार कर देंगे। यूरोप का इतिहास इस तथ्य का ठोस एवं भयावह साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो यूरोप का जो इतिहास है वो इस सत्य का या इस तथ्य का ठोस और भयावह सबूत या प्रमाण प्रस्तुत करता है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यक अपने अस्तित्व को बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने के लिए सहमत हुए हैं। यानी भारत के, हमारे देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो ये जानते हुए कि अधिकतर चीज़ें बहुसंख्यकों के अनुसार निर्धारित होंगी, वे अपने अस्तित्व को बहुसंख्यकों के हाथ में देने के लिए तैयार हुए हैं। आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए चली बातचीत के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा, आप प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक के लिए चाहे जो सुरक्षा मांग लें, हमें आयरलैंड को संयुक्त अविभाजित रखना है। तो वह एक उदाहरण देते हैं आयरलैंड के विभाजन का, कि आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए एक बातचीत चली और उस दौरान रेडमंड ने कार्सन से कहा कि आप प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक जो चाहे सुरक्षा मांग लें। यानी वहाँ प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक थे, उनके लिए रेडमंड ने कार्सन से कहा कि आप जो चाहें आपके लिए सुरक्षा मांग लें, लेकिन आयरलैंड को हम संयुक्त और अविभाजित रखना चाहते हैं। कार्सन का उत्तर था, लानत है तुम्हारी सुरक्षा पर, हम तुम्हारे द्वारा शासित होना ही नहीं चाहते। तब कार्सन ने जवाब दिया कि लानत है तुम्हारी सुरक्षा पर, हम तुम्हारे द्वारा शासित होना ही नहीं चाहते। भारत में अल्पसंख्यकों के किसी भी वर्ग ने यह रुख नहीं अपनाया। तो हमारे देश में अल्पसंख्यकों के किसी भी हिस्से ने, किसी भी वर्ग ने इस प्रकार का रुख प्रदर्शित नहीं किया। जॉन रेडमंड बहुसंख्यक कैथोलिक के नेता, तो ये जो हमने उदाहरण लिया वहाँ रेडमंड और कार्सन 2 नाम आए। तो जो जॉन रेडमंड थे वो बहुसंख्यक कैथोलिकों के नेता थे और सर एडवर्ड कार्सन अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट के नेता थे। ये जो आलेख हमने देखा इसका स्रोत है संविधान सभा के वाद विवाद, यहाँ से इसे उद्धृत किया गया है। हमने चर्चा की अंबेडकर के विचारों की, तो इनकी कुछ और बातें हम जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के पुनः प्रवर्तक, विधिवेता, विद्वान एवं राजनीतिक नेता भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं। आप सभी जानते हैं कि भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका काल 1891 से 1956 तक का रहा, ये हमारे देश के वे नेता थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः अस्तित्व में लाया। उसके अलावा इनको संविधान के प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। इनका जन्म एक गरीब अस्पृश्य समुदाय में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने में लगा दिया। तो अंबेडकर का जन्म एक ऐसे समुदाय में हुआ था जिसे अस्पृश्य माना जाता था, साथ के साथ इन्होंने गरीबी की स्थिति भी झेली और इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन था वो अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने में लगा दिया था। भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति तथा भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता होगी। तो हमारे भारतीय संविधान के जितने भी निर्माता थे वे सभी जानते थे कि यह देश एक सुदृढ़ और संयुक्त राष्ट्र के रूप में तभी आगे बढ़ पाएगा जब जनता
जनता के जितने भी समूह हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी को अपने धर्म का पालन करने, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा का विकास करने का मौका दिया जाएगा। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बिंदु को संविधान सभा में स्पष्ट किया। तो वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, उन्होंने इस बिंदु को संविधान के प्रस्तुतिकरण के दौरान संविधान सभा में स्पष्ट किया था। अल्पसंख्यकों एवं सांस्कृतिक विविधता पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक विविधता के मामले में हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 29, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 29 में पहला बिंदु यह रखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के जो नागरिक हैं, उन सभी को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा बिंदु है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो दूसरा बिंदु इस आर्टिकल में या अनुच्छेद 29 में रखा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी आधार पर किसी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 भी यहाँ महत्वपूर्ण है। इसका पहला बिंदु है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो इस अनुच्छेद में भी ये लिखा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन सभी को अपनी रुचि या अपनी इच्छा से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया जाएगा। दूसरा बिंदु है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो जब शिक्षा संस्थाओं को राज्य द्वारा सहायता दी जाएगी तो उस दौरान किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और विभेद का आधार कोई भी नहीं होगा, ना तो धर्म, ना भाषा, ना ही अल्पसंख्यक वर्ग के आधार पर। पिछले 30 दशकों में हमने देखा है कि किसी देश में विभिन्न समूहों के लोगों के अधिकारों को मान्यता न दिए जाने से राष्ट्रीय एकता के लिए कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो पिछले 3 दशक के उदाहरण ये बताते हैं कि किसी भी देश में विभिन्न समूहों के जो लोग हैं, उन लोगों के अधिकारों को जब मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। बांग्लादेश के निर्माण के अनेक मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा पाकिस्तानी राज्य की बांग्लादेश के लोगों के सांस्कृतिक तथा भाषाई अधिकारों को मान्यता देने की अनिच्छा था। तो ये उदाहरण हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ उसका मुख्य मुद्दा यही था कि जो पाकिस्तान राज्य के जो नीतियां थी, वहाँ बांग्लादेश के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। श्रीलंका में नृजातीय संघर्ष के कारणभूत अनेक विवादास्पद मुद्दों में से एक था सिंगली भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपा जाना। यह उदाहरण भी हम देख चुके हैं कि श्रीलंका में जो नृजातीय संघर्ष हुए उनमें जो कई मुद्दे थे, उनमें से एक बड़ा मुद्दा था सिंगली भाषा को सभी के लिए एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपा जाना या यह घोषित करना कि सिर्फ सिंगली भाषा ही राष्ट्रभाषा होगी। इसी प्रकार भारत में भी किसी भाषा या धर्म को किसी भी समूह पर जोर जबरदस्ती
से थोपा जाना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है जो विभिन्नताओं की मान्यता पर आधारित है। तो इसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ भी किसी विशेष भाषा या धर्म को ही आगे बढ़ाया जाना या अन्य लोगों पर थोपा जाना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है और इस प्रकार की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाली नीतियां हमारे राष्ट्र में या संविधान में स्वीकार्य नहीं है और हमारी राष्ट्रीय एकता वास्तव में विभिन्नताओं को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप ही बनी हुई है। अल्पसंख्यक अकेले भारत में ही नहीं सर्वत्र पाए जाते हैं। अधिकांश राज्य राष्ट्रों में एक प्रभावशाली सामाजिक समूह होता है, चाहे वह सांस्कृतिक, नृजातीय, प्रजातीय अथवा धार्मिक हो। तो ये अल्पसंख्यकों का जो मुद्दा है ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक सभी जगह पाए जाते हैं और अधिकांश राज्य राष्ट्रों में कोई एक प्रभावशाली समूह होता है। अब यह प्रभावशाली सांस्कृतिक आधार पर हो सकता है, नृजातीय, प्रजातीय या धार्मिक आधार पर हो सकता है। विश्व में कहीं भी ऐसा कोई राष्ट्र राज्य नहीं है जो अन्य रूप में एक समरूप सांस्कृतिक समूह से बना हो। तो विश्व में कहीं पर भी कोई भी ऐसा राष्ट्र राज्य नहीं है जो अन्य रूप में यानी सभी प्रकार से एक समरूप सांस्कृतिक समूह से बना हुआ है, यानी सभी जगह कुछ ना कुछ विभिन्नता व्याप्त है। यहाँ तक कि जहाँ ऐसा काफ़ी हद तक सच था, जैसे आइसलैंड, स्वीडन या दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जहाँ पर बहुत सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं थी, वहाँ भी आधुनिक पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और बड़े पैमाने पर हुए प्रवसन के कारण समूहों की बहुविधता पाई जाती है। तो ऐसी जगहें जैसे आइसलैंड, स्वीडन या दक्षिण कोरिया ऐसे देश थे जहाँ पर वास्तव में बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता या अन्य विविधताएं नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी आधुनिक पूंजीवाद के कारण और उपनिवेशवाद के कारण कई लोगों का प्रवसन हुआ, आना जाना हुआ और इसके फलस्वरूप वहाँ भी अलग अलग प्रकार के समूह पाए जाने लगे। यहाँ तक कि सबसे छोटे राज्य में भी अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, चाहे वह धार्मिक, नृजातीय, भाषाई अथवा प्रजातीय आधार पर हो। यदि हम किसी छोटे से राज्य की बात करें तो उस छोटे राज्य में भी कोई ना कोई लोग अल्पसंख्यकों के रूप में मौजूद होते हैं। तो बच्चों, वास्तव में हर जगह पर विविध प्रकार के लोग पाए जाते हैं और यह विविधता धार्मिक आधार पर, नृजातीय आधार पर, भाषाई आधार पर या प्रजातीयता के आधार पर हो सकती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने छठे अध्याय का ये चौथा भाग देखा, जहाँ पर हमने खासकर अल्पसंख्यकों के मुद्दे की या धर्म आधारित जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा की। हम अपना अध्याय 6 पढ़ना जारी रखेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।